चलिए अब आपके चैप्टर की वन शॉट रिवीजन करवा रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है ना, अगली क्लास आपका टेस्ट हो जाएगा तो वन शॉट रिवाइज कर देते हैं पूरा चैप्टर। ठीक है ना, अब ये तो सारा मैंने अभी अकाउंटिंग में लिखा है। सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं ओरली समझा रहा हूँ, सुन लेना। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन क्या होता है? क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह रहा हूं मैं, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कह रहा हूं मैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। याद करो चैप्टर नंबर 3 जिसमें मैंने तुम्हें बताया था जब पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो वहां पे क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओल्ड पार्टनरशिप मींस ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब न्यू पार्टनरशिप शुरू होगी। ठीक है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है? फर्म ही मेरी पूरी क्या होने वाली है? बंद होने वाली है। मेरी पूरी फर्म क्या होने वाली है? बंद होने वाली है। ठीक है ना, मींस अब फर्म और बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। अब आखिरकार कितने कितने तरीकों से डिसोल्यूशन हो सकता है, और मैं आपको बता दूं मैंने थ्योरी से भी क्वेश्चन दिए हुए टेस्ट में। तो सबसे पहला मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, किन किन तरीकों से फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है? सबसे पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट। सारे पार्टनर से आपस में ही सोच लिया कि यार चलो हम अब क्या कर लेते हैं, फर्म को बंद कर लेते हैं, तो फर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब अपनी मर्जी से कर लेना। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, एग्जांपल इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर्स कंगाल हो गए, सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो गए? कंगाल हो गए। अब फर्म को क्या करना पड़ेगा? बंद करना ही पड़ेगा। अब फर्म बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगला मोड ऑफ डिसोल्यूशन का अगला आपका टॉपिक आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। जब कोर्ट से आदेश आ जाए कि भैया अब आप अपनी फर्म क्या कर लो? बंद कर लो, तब आपको बंद करनी पड़ेगी। अब आप पूछोगे सर कोर्ट क्यों ऑर्डर देगा? कोर्ट को क्या लेने देना? अब कोर्ट किन किन केसेस में ऐसा ऑर्डर पास करेगा वो बता रहा हूं। सबसे पहला पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पार्टनर पागल हो गया, पार्टनर क्या हो गया? पागल हो गया। अगर कोर्ट को लगता है कि यार नहीं अब इनसे और बिजनेस कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, तो फर्म क्या ऑर्डर, कोर्ट क्या ऑर्डर दे देगा कि यार अपनी पार्टनरशिप को क्या कर लो? डिसॉल्व कर लो। अगला पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल। पार्टनर्स क्या हो गए? इनकेपेबल हो गए। इनकेपेबल का मीनिंग क्या हो गया? अब वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कोई पार्टनर जा रहा था मनाली घूमने, भाई साहब गाड़ी फिसली और गाड़ी कहां गई? खड्डे में, मतलब खाई में चली गई, और पार्टनर तो जिंदा बच गया लेकिन वो क्या हो गया? विकलांग हो गया, हैंडीकैप हो गया। ठीक है ना, और हैंडीकैप होने की वजह से वो काम नहीं कर सकता, फर्म भी नहीं चल सकती, तो कोर्ट क्या ऑर्डर दे देगा? अपनी फर्म को डिसॉल्व कर लो। ठीक है ना, पार्टनर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। भाई साहब गैर कानूनी काम करता हुआ पकड़ा गया पार्टनर। ठीक है ना, स्मगलिंग कर रहा था पार्टनर। जैसे सपोज हमारे हैरी भाई साहब है, ठीक है ना, पार्टनर है फर्म के। ठीक है ना, हमजा को ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, दर पकड़ लिया पुलिस ने, कहता आज चल तेरे ड्रग्स निकाले। अब भाई साहब कोर्ट क्या देखेगा कि यार ये तो गलत काम कर रहे हैं अपनी फर्म की आड़ में, कोर्ट क्या ऑर्डर दे देगा? अपनी फर्म को डिसॉल्व करो। ठीक है ना, लास्ट बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। 11th की बीएससी याद करो, दो तरह की पार्टनरशिप पढ़ोगी, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए चलती है, वो प्रोजेक्ट खत्म पार्टनरशिप खत्म। विल होती है अपनी इच्छा तक। अब वही है, ये ना वॉलंटरी की तरह ही है। सारे पार्टनर से नोटिस लिख के दे दिया भैया अब हम आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तब इस नोटिस से भी क्या हो जाएगा? फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। समझ आया? कोई डाउट है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अब एक तरीके से और हो सकता है, सपोज मैंने ना पार्टनरशिप में कुछ लिख दिया। सपोज मैंने पार्टनरशिप में लिख दिया कि अगर मेरा पार्टनर मर गया मैं अपनी फर्म बंद कर लूंगा। इधर सुन लो, पार्टनरशिप में पार्टनर से लिख दिया अगर हमारा कोई भी पार्टनर मर गया तो हम क्या कर लेंगे? फर्म को बंद कर लेंगे। तो किसी हैपनिंग से भी हो जाता है, वैसे डेथ की केस में से लिखा जाता नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स तो ऑब्वियसली बात है, जो डेथ है वो एक नेचुरल इवेंट है, बंदा मर भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है ना, अगला आता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 48, जो किसके बारे में बात करता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के। किसके बारे में बात करता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के। अब इन्होंने वही बोला है कि जब भी कभी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो जो फर्म पे करेगी अपनी सारी लाइबिलिटीज को, कैसे कैसे पे करेगी? सबसे पहला प्रॉफिट में से पे करा जाएगा। इधर मेरी बात सुन लो, सबसे पहले किस में से पे करा जाएगा? फर्म को डिसॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट में से पे कर दो। दूसरा, प्रॉफिट में से पे करने के बावजूद भी कुछ लाइबिलिटीज बच गई है तो पार्टनर्स की कैपिटल में से पे करो। अगर उसके बाद भी कुछ बच गया है तो पार्टनर कहां से लेकर आएंगे? घर से लेकर आएंगे। मींस घर से लेकर आने का मीनिंग जितना भी बाकी का लॉस है वो पार्टनर सबके बीच में उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दो, वो घर से लाके पूरा पेड ऑफ करेंगे। समझ आया? अब अगला टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, जो मैंने आपको बताया था सीएस में किस नाम से दे रखा है? वाटरफॉल अरेंजमेंट में। कंपनीज एक्ट में किस नाम से दे रखा है? वाटरफॉल अरेंजमेंट। जब कंपनी लाइबिलिटीज पे करेगी तो लाइन में सबसे पहले लेने के लिए कौन खड़ा होगा? मैं दोबारा बोल देता हूं,
जब कंपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेगी तो लाइन में लेने के लिए सबसे पहले कौन खड़ा होगा, दूसरे नंबर पे कौन खड़ा होगा, तीसरे नंबर पे कौन खड़ा होगा? सबसे पहले कौन खड़ा होगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या पे करे जाएंगे? अब आप पूछोगे सर ये क्या होता है? मैं आपको चीज बताता हूं। जब भी कभी फर्म डिसॉल्व होती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करा जाता है। क्या अपॉइंट करा जाता है? लिक्विडेटर, जो सारी एसेट्स को बेचता है फर्म की और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना शुरू करता है। इधर मेरी बात सुनो, उस बंदे की भी फीस होगी, खर्चा होगा रियलाइजेशन का, सबसे पहले वो पूरा करा जाएगा। दूसरे नंबर पे आउटसाइड लाइबिलिटी, सिक्योर्ड वाली, जो आउटसाइड लाइबिलिटी डिबेंचर जो सिक्योर्ड वाले हैं उनको पे करा जाएगा। तीसरे पे अनसिक्योर्ड वाले, तीसरे पे किनको? लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड वाली। अगला पार्टनर का लोन, अगर फर्म पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा था तो उसका वो लोन रीपे करा जाएगा। अगला पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में उनको पैसे बांट दिए जाएंगे अगर कुछ बच गया। उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एनी अमंग पार्टनर्स इन पीएसआर, बस इतना ही, ठीक है ना। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, फिर पार्टनर का लोन, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर बचेगा तो पार्टनर्स को हम दे देंगे। आगे जाओगे ना तो थोड़ा और पढ़ोगे, गवर्नमेंट के भी कुछ चार्जेस होते हैं वगैरह वगैरह, कुछ और चार्जेस भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया, ये आई थिंक आपको समझ आ गया। अब बताता हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 49। अब इन्होंने वही बोला फर्म्स डेट, ठीक है ना। जो फर्म है वो कुछ डेट ऑन करती है, और डेट ऑन बाय फर्म टू आउटसाइडर, ठीक है ना। और दूसरा आता है प्राइवेट डेट। अब इन्होंने साफ सीधे बात यही बोला है, अगर पार्टनर्स का कुछ पर्सनल है तो पहले अपना पर्सनल चुकाएंगे, और उसके बाद अगर बचेगा तो वो फर्म का चुकाएंगे। और अगर फर्म का कुछ है तो फर्म पहले अपना चुकाएगी, फिर कुछ बचेगा तो पार्टनर का चुकाएगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसकी प्रॉपर्टी उसका डेट पहले। सपोज मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था, मैं सबसे पहले अपना पर्सनल, मैं पार्टनर हूं फर्म का, मैं अपना पहले पर्सनल डेट चुकाऊंगा। अगर कुछ बच गया उसके बाद भी तब मैं फर्म का चुका दूंगा। फर्म के पास कुछ पड़ा हुआ था, फर्म पहले अपना चुकाएगी, कुछ बचेगा तो फिर पार्टनर को चुकाएगी। समझ आया? ये सेक्शन 49 बात करता है। अब आता है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सबसे मेन। आखिरकार एक फर्म को डिसॉल्व करना है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? इधर आइए, आपके कुछ केसेस लिखे हुए हैं, 4 केसेस और है, हाँ अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, एसेट्स आर सोल्ड और टेकन ओवर बाय पार्टनर। या तो आपने एसेट्स बेच दिए, या कोई पार्टनर आया और उठा के घर ले गया कि यार मैं ना ये एसेट घर लेके जा रहा हूं, इसका हिसाब मैं आपसे कर लूंगा, इसका हिसाब मैं आपसे कर लूंगा। अगर मैंने एसेट्स को बेच दिया तो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मेरी एसेट पार्टनर उठा के घर ले गया, मींस वो कहता है मैं हिसाब कर लूंगा, तो बैंक अकाउंट नहीं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ आया? कोई डाउट है? अब अगला, लाइबिलिटीज आर पेड और टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब भाई साहब ऐसी अगर एसेट्स है तो लाइबिलिटीज भी है फर्म के पास। सपोज मेरा अब फर्म क्या करती है, सपोज अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देती है, या मेरा कोई पार्टनर आता है और क्या कहता है, भैया ये लाइबिलिटी मैं ले जाता हूं, मैं देख लूंगा इसको। जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, जैसे पार्टनर की वाइफ का लोन हो गया वगैरह वगैरह, या पार्टनर के रिश्तेदार ने कोई लोन दिया था, पार्टनर कहता कोई बात नहीं, ये लोन को मैं देख लूंगा। अगर फर्म ने ही लाइबिलिटी चुका दी है तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर लाइबिलिटी मेरा पार्टनर उठा के घर ले गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया? वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा आपको विद कैपिटल। समझ आया? अगला ये आता है सबसे मेन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब अभी मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताया, फॉर्म को बंद करने के जो खर्चे होते हैं। सपोज अब यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, ये देखो, एक वर्ड है मेरा बॉर्न और एक है मेरा पेड। बॉर्न और पेड का मीनिंग क्या होता है? मैं आपसे चीज पूछ रहा हूं, आप यहाँ पढ़ रहे हो, आप फीस दे रहे हो, अब आपके फीस का बर्डन किसकी जेब पे गिर रहा है? आपकी पेरेंट्स की। बोर्न बाय योर पेरेंट्स, पर मेरे हाथ में लाके फीस देता कौन है? आप। पेड बाय यू। तो मैं क्या बोलूंगा? योर फीस इज बोर्न बाय योर पेरेंट्स, पेड बाय यू। मींस जिसकी जेब पे बर्डन गिरा बोर्न, जिसने जेब से निकाल के पे करा पेड। अब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस अगर फर्म बोर्न कर रही है लेकिन पे कौन कर रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना समझ आया? अब इसके ना उल्टी सिचुएशन कर लो। अब पार्टनर बोर्न कर रहा है लेकिन पे कौन कर रही है? फर्म। तो क्या एंट्री करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आया? कोई डाउट है? चलिए आइए, चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए। अब आप क्या करोगे? अपनी फर्म को डिसॉल्व करोगे। इधर सुन लो यार, अब आप क्या करोगे? आप अपनी फर्म को डिसॉल्व करोगे। और हाउ टू डिसॉल्व अ फर्म, इधर सुन लो, हाउ टू डिसॉल्व अ
फर्म को डिसॉल्व कैसे करा जाता है। तो जब भी कभी फर्म को आप डिसॉल्व करोगे तो आपको अपनी बुक्स को क्या करना पड़ता है, बुक्स को क्लोज करने का मीनिंग ये है, या आपको अपनी बैलेंस शीट को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खाली। और बैलेंस शीट के अंदर आप जानते हो दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है एसेट का कॉलम और दूसरा होता है लायबिलिटीज का कॉलम। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने बिजनेस को ही बंद कर रहे हो तो बिजनेस को बंद ही कैसे करोगे, आप अपनी एसेट्स को बेच के क्या करोगे, अपनी लायबिलिटी सारी पे ऑफ करोगे। क्या करोगे, पे ऑफ करोगे। अब जब आप अपनी एसेट्स को बेचोगे तो क्या जर्नल एंट्री करोगे, इधर मेरी बात सुन लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और एक एक एसेट का नाम क्या करोगे, एक एक एसेट का नाम, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, और अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे मैंने आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में ही राइट ऑफ करना सिखा दिया। समझ आ गया था, राइट ऑफ कर देना इसको, क्या कर देना इसको, राइट ऑफ कर देना, ठीक है ना। अब सारी की सारी एसेट्स क्लोज हो जाएंगी सिवाय दो को छोड़ के, कैश बैंक और फिक्टिशियस एसेट, इनको आपको क्लोज नहीं करना है। मैं दोबारा बोल देता हूं, कैश और बैंक और फिक्टिशियस एसेट क्लोज नहीं होंगे। समझ आया, कोई डाउट है, चलिए आइए आगे। चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपनी एसेट्स को आप क्लोज कर चुके हो, आपको समझ आ गया कि आपको एसेट्स को कैसे बेचना है। अगला आता है, आप अपनी लायबिलिटीज को क्या करोगे, क्लोज करोगे। अब इधर मेरी बात सुनो, जब आप अपनी लायबिलिटीज को क्लोज करोगे तो आपकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, इधर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या होगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इधर मेरी बात सुनो, जो लायबिलिटीज है आपको एक एक लायबिलिटी का नाम लिखना है। इधर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिलेटिव का अगर कोई लोन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, जब भी कभी एक कंपनी इन्वेस्ट करती है उसके लिए एक रिजर्व मेंटेन करके चलती है, ठीक है ना। और उसको भी आपको क्या कर देना है, क्लोज आउट कर देना है। क्या कर देना है, क्लोज आउट कर देना है। लेकिन फ्री रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर का कोई कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, पार्टनर का लोन अकाउंट, ये क्लोज नहीं होंगे, ये क्लोज नहीं होंगे। मैं दोबारा बोलता हूं, फ्री रिजर्व, WCR, पार्टनर कैपिटल का कोई बैलेंस दे रखा है या पार्टनर के लोन का कोई बैलेंस दे रखा है, इनको आप क्लोज नहीं करोगे, ठीक है ना। बाकी सबको आपको क्लोज कर देना है और इस तरह आपकी लायबिलिटीज क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए, अगला आपका टॉपिक आता है क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप पूछोगे सर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बोलूं, जब भी कभी फर्म डिसॉल्व होती है तो जो फर्म है वो एक अकाउंट बनाती है जिसको क्या बोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाती है वो, जैसे कि अगर मैं बोलूं वो रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बीच में लिखा जाएगा। यहाँ पे जब कंपनी अपने सारे एसेट्स क्लोज करती है तो वो सारे एसेट्स को कहां डालती है, यहाँ पे डाल देती है, जो मैंने भी आपको सिखाया। जब आप उसकी लेजर पोस्टिंग करोगे, जो एंट्रीज आप पास करोगे, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, फर्नीचर, तो यहाँ पे वो सारी आपकी क्या आ जाएंगी, एसेट्स आ जाएंगी, एक्सेप्ट कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट। और आपको अपनी सारी लायबिलिटीज कहां पे डालनी है, यहाँ पे डालनी है। आपकी सारी लायबिलिटीज यहाँ पे आ जाएगी जब आप उसकी लेजर पोस्टिंग करोगे। अब आप अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। अब जब आप अपने रियलाइजेशन को बैलेंसिंग करोगे उसकी, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो बताइए प्रॉफिट कहां पे आता है, यहाँ पे, और लॉस कहां पे आता है, यहाँ पे, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट को आप कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट हुआ तो। लेकिन अगर लॉस भी तो हो सकता है, तो अगर लॉस हुआ तो क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इतना समझ आया। अब आपने ये एंट्री कर दी, आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, तीसरा अकाउंट, कैश अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनती, क्योंकि जब आपकी फर्म ही बंद हो रही है तो बैलेंस शीट बना के क्या करोगे, यहाँ पे क्या बनता है आपका, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे जो भी आपका बैलेंस होगा आपको उसे कहां पे ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल का, कैश अकाउंट का। ये देखो, क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू कैश अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को बंद करो और उसके बैलेंस को कहां पे ट्रांसफर कर दो, कैश अकाउंट में। अब इधर मेरी बात सुनो, जब आप कैश अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तब आपके पास दो सिचुएशन आएगी, या तो सरप्लस हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। अगर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद कर रहे हो, मतलब बंद करने का मीनिंग क्या होता है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद कर रहे हो और क्रेडिट बैलेंस बच गया, दैट मींस पार्टनर को क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है। मैं दोबारा बोल देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद कर रहे हो और क्रेडिट बैलेंस बचा है, मींस क्रेडिट साइड बड़ी है और पार्टनर की डेबिट साइड छोटी है, तब क्या हुआ होगा, पार्टनर को सरप्लस। क्या हुआ होगा, अगर पार्टनर की डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो पार्टनर को क्या हुआ होगा,
लॉस हुआ होगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। क्रेडिट साइड बड़ी है, पार्टनर की डेबिट साइड छोटी है। दैट मीन्स उतने पैसे पार्टनर क्या लेके जाएगा, घर लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, तभी मैंने इसकी एंट्री क्या पास करी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन्स पार्टनर्स इतने पैसे घर लेके जाएगा जो भी बैलेंस आएगा। सपोज डेबिट साइड बड़ी और क्रेडिट साइड छोटी है, दैट मीन्स पार्टनर को पैसे घर से लेकर आने पड़ेंगे। पार्टनर को पैसे घर से, अब जब वो पैसे लेकर आएगा मीन्स लॉस हुआ होगा उसको, तो लॉस की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या करोगे, ये एंट्री पास करोगे और इसकी लेजर पोस्टिंग कर देना कैश अकाउंट में। लेजर पोस्टिंग कर लोगे और आपके साथ एक जादू होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जादू होगा आपके साथ। जब आप कैश अकाउंट की दोनों साइड को इक्वल करोगे, मतलब टोटलिंग करोगे डेबिट और क्रेडिट साइड की, आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मींस डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सपोज आपका कैश अकाउंट टैली नहीं हुआ, दैट मींस आपने क्वेश्चन में क्या करी है, कहीं ना कहीं गलती करी। समझ आया। अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट बचा और उसके बाद आपका डिसोल्यूशन का सारा कॉन्सेप्चुअल वे ओवर हो गया। ठीक है ना। अच्छा इधर मेरी बात सुनिए, एक पॉइंट आपको बताना रहेगा। यहाँ पे ये पॉइंट देखो, नोट लिखा हुआ है, इफ एनी एसेट इज गिवन टू अ लायबिलिटी देन नो एंट्री विल बी पास्ड। मैं आपको चीज बताता हूं, अब मेरी एक लायबिलिटी आई, मतलब मुझे मेरी फॉर्म है, मुझे उसको पैसे देने थे। वो कहता, मैंने क्या करा, भाई तू ना मेरी एसेट ले जा, मेरी एसेट ले जाओ और तेरी जो लायबिलिटी थी वो क्या करते, तू भूल जा, उसे राइट ऑफ कर देते हैं। जब भी कभी फर्म अपनी लायबिलिटी को कोई एसेट दे देती है या कोई लायबिलिटी एसेट उठा के ले जाती है, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होती। समझ आया, कोई डाउट चली आएगा। अच्छा इधर 2 मिनट सुन लो, लास्ट टॉपिक है, इधर सुन लो, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आप जाना चले जाना इधर। तो टॉपिक है हमारा लास्ट, कहते हैं कि इधर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेल वैल्यू ऑफ एन एसेट अमाउंट पेड टू आउटसाइड लायबिलिटी। अब मैं आपको चीज बोलता हूं, आपको बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एसेट सोल्ड या लायबिलिटी पेड, तब आप क्या करोगे, कौन सी वैल्यू लोगे, जो बुक वैल्यू आपको दे रखी मींस बैलेंस शीट के अंदर, आपको वही मान के चलने की उसी वैल्यू पे एसेट को क्या करा होगा, बेचा होगा, या जो लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू क्या होगी, दी होगी, और उसी वैल्यू को हमने लायबिलिटी पे करी होगी। तो यहाँ पे बुक वैल्यू विल बी टेकन। समझ आया। इधर लास्ट सुन लो, जर्नल एंट्री फॉर फ्री रिजर्व। अगर फ्री रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आप पिछले चैप्टर में कर करा, जैसे बांटते थे फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी जनरल रिजर्व था, स्पेसिफिक रिजर्व था वगैरह वगैरह, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्टिशियस एसेट, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी जैसे प्रीवियस चैप्टर में कर रहा था एडमिशन और उसमें रिटायरमेंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। क्या था इसमें फिक्टिशियस एसेट में, जैसे अगर मैं बोलूं डेबिट बैलेंस हो गया, P&L का डेबिट बैलेंस हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अब इधर आओ, ये ट्रीटमेंट ऑफ WCR एज सेम एज डन इन प्रीवियस चैप्टर। WCR मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट सेम ही है जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर्स में करा था, और इसी के साथ आपके पूरे डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन पूरी होती है। अगली क्लास आपका टेस्ट है और एक क्लास और लूंगा जिसमें मैं इस क्वेश्चन के रिवीजन क्वेश्चन करवाऊंगा TS ग्रेवाल के, उसके साथ आपका ये चैप्टर और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, बाय।